छात्रों, आज का ये जो वीडियो लेक्चर है ईबीएससी पार्ट फर्स्ट के बच्चों के लिए है और इसमें आज अपन कुछ नई चीज़ देखेंगे जिसमें मैं आपको लैप्लासियन ऑपरेटर, पॉइसन एंड लैप्लासियन इक्वेशंस के बारे में बताऊंगा और इनके बेस पे कुछ दूसरी एप्लीकेशंस भी हैं या इसका अपन कहें कि इसके जो अनुप्रयोग भी हैं उस अनुप्रयोग को भी अपन यहाँ पे देखेंगे किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन लाप्लासियन इक्वेशंस को देखते हैं कि क्या होता है। तो गाउस के नियम से किसी बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत क्षेत्र ई का डाइवर्जेंस पृष्ठ में परिबद्ध आवेश घनत्व रो और 1/एप्सिलॉन के गुणे के बराबर होता है, ये अपन जानते हैं। इसको इक्वेशन के रूप में इक्वेशन फर्स्ट के तरह बता सकते हैं। अगर अपन मान लें कि विद्युत क्षेत्र ई में स्थित किसी बिंदु पर विभव का मान अगर फाई है तो अपने को इक्वेशन 2 मिलती है। समीकरण 2 को अगर 1 में रखें अपन और इसको सोल्व करें अपन तो अपने को समीकरण 4 मिलती है, जहाँ पे डेल स्क्वायर को लाप्लासियन संकारक या ऑपरेटर, लैप्लासियन ऑपरेटर के नाम से जाना जाता है। इसे डेल स्क्वायर के रूप में अपन पढ़ते हैं। समीकरण 4 को अगर अपन समीकरण 3 में रख दें तो अपने को समीकरण 5 प्राप्त हो जाती है। इस समीकरण 5 को ही अपन पाइसा समीकरण के नाम से जानते हैं। इस समीकरण पाइसा समीकरण को अगर अपन कार्तिकीय निर्देशांकों में लिखें तो कार्तिकीय निर्देशांकों में चूंकि अपने को एक्स वाई जेड काम में लेना पड़ेगा, तो उस फॉर्म में अपन यहाँ पे जो है समीकरण 6 के रूप में अपन इसको लिख सकते हैं। जैसे मैंने बताया है, ये समीकरण भी लाप्लास समीकरण कहलाती है, 3 डायमेंशनल। ठीक है, इस समीकरण को हल करके हम आवेश स्रोत रहित विद्युत क्षेत्र में विभव का मान निकाल सकते हैं। डेल तथा डेल वर्ग संकारकों को कार्तीय, बेलनीय और गोलीय निर्देशांकों में भी व्यक्त किया जा सकता है। तो यहाँ मैंने तीनों को यहाँ बताने की कोशिश की है। कार्तीय निर्देशांक एक्स वाई जेड में डेल स्क्वायर को कैसे बताते हैं वो यहाँ बताया गया है। बेलनी में कैसे बताएंगे, सिलेंड्रिकल में तो वो यहाँ बताएं अपन ने। गोलीय निर्देशांकों में कैसे बताएंगे, तो ये तीनों डायरेक्शंस में लाप्लासियन इक्वेशंस, तीनों कोऑर्डिनेट्स में अपन इसको डिफाइन कर सकते हैं, जो कि यहाँ बताइए अपने को। लाप्लास और पाइसा समीकरण की क्या एप्लीकेशंस है। लाप्लास समीकरण हम कह सकते हैं कि परिसमय में बंधी अधिकांश भौतिक समस्याओं के विश्लेषण से में लाप्लास समीकरण का उपयोग होता है, जिसे निम्न समीकरण को व्यक्त किया जाता है। डेल स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 0 या डेल स्क्वायर लाप्लास समीकरण के रूप में बताते हैं। और अगर अपन इसी को आगे सोल्व करें और ये मान लिया जाता है कि फलन फाई को अब पृथक पृथक फलन एक्स वाई तथा जेड में अगर बताया जाए तो ये समीकरण 2 के द्वारा बता सकते हैं अपन, जहाँ पर एक्स स्वतंत्र चर स्मॉल एक्स का, वाई दूसरे स्वतंत्र चर वाई का और कैपिटल जेड तीसरे स्वतंत्र चर जेड का ही फलन होता है। लाप्लास समीकरण को 3 डायमेंशनल में समीकरण 3 से बता सकते हैं अपन, और फाई एक्स वाई जेड को 3 फलन एक्स वाई और कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई, कैपिटल जेड के गुणनफल के रूप में अगर लिखें तो समीकरण 4 से बता सकते हैं। फाई का मान 3 में रखने पर और एक्स वाई जेड से अगर अपन भाग दे दें इसका तो समीकरण 5 मिल जाती है। इसमें समीकरण 5 में प्रत्येक पद अलग अलग स्वतंत्र चर का फलन होता है, जो अन्य पदों के चरों में परिवर्तन से प्रभावित नहीं होता है। अतः प्रत्येक पद स्वयं में एक नियंतांक के बराबर होता है और इस वजह से अगर इनको सॉल्व करें और इनके सॉल्यूशन निकालें तो अपने मान के चले प्रथम, द्वितीय, तृतीय पदों के लिए माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर और गामा स्क्वायर लिया जाए तो समीकरण 5 को अपन समीकरण 6 के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और यहाँ इनकी वैल्यूज़ मैंने यहाँ मान के बताई गई है। और ये सभी साधारण अवकल समीकरण हैं और इनका अगर इंटीग्रेशन करते जाएं तो इनका सॉल्यूशन निकाला जा सकता है और उस सॉल्यूशन को समीकरण 7 के द्वारा अपन डिफाइन कर सकते हैं। अगर उदाहरण के रूप में मान लिया जाए कि ABC भुजाओं को एक आयताकार बॉक्स की अगर कल्पना करें जिसमें Z इक्वल टू C के अलावा सभी फ्लक्स X और Y और Z 0 के बराबर है, तो उस केस के अंदर इसको सोल्व करें तो इसका फलन के रूप में अपन VXY जहाँ Z इक्वल टू C के द्वारा बता सकते हैं अपन और फाई इक्वल टू 0 अन्य सभी फलनों में बता सकते हैं। तो इसमें अगर इसका सॉल्यूशन निकाला जाए तो समीकरण 7 के प्रथम समीकरण से
हम x का मान c1 sin अल्फ़ा x प्लस माइनस c1 डैश cos अल्फ़ा x प्राप्त कर सकते हैं, जहाँ इनकी डिफरेंट वैल्यूज़ यहाँ मैंने बता रखी है। इसी तरह से z का और y का मान भी निकाल के अपन देख सकते हैं, बता सकते हैं। और x y z के समीकरण अगर 4 में इन रखने पर अल्फ़ा बीटा नियतांकों के अभिलक्षणों के अनुरूप अगर हल निकाला जाए तो वो समीकरण 8 के द्वारा बताया जाता है, जहाँ अल्फ़ा बीटा के मान इन निम्न दो सीमा प्रतिबंधों से ज्ञात करते हैं। और एक है x = a पर phi = 0 है, जो कि डायग्राम से भी पता पड़ता है। अतः ये समीकरण 8 में अगर रखें तो और इसको सॉल्व करें तो अपने को समीकरण 9 जो है प्राप्त होती है। इसी तरह से n और m के प्रत्येक समुच्चय के संगत अगर हल रैखिक रूप से स्वतंत्र है, अतः सामान्य हल समीकरण 9 प्राप्त होगा, जो कि समीकरण 10 मिलती है। और समीकरण 10 में अगर z = c तथा phi xy c = v xy रखें तो अपने को ये नीचे वाली समीकरण प्राप्त हो जाती है। और इनको सोल्व करें तो एक सॉल्यूशन अपने को मिल जाता है और इससे CMN की वैल्यू निकल जाती है। अगर ये CMN की वैल्यू समीकरण 10 में रख दे जाए तो अपन को जो हम सॉल्यूशन चाहते हैं वो सॉल्यूशन अपन प्राप्त कर सकते हैं। अब इसमें एक दूसरा केस देखते हैं अपन कि अगर दो आवेशी समांतर प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र के बारे में। दो समांतर प्लेटें हैं, XY तल में रखी हुई हैं, Z एक्सिस के लंबवत है, और इन प्लेटों के जो बीच की दूरी है माना कि वो स्मॉल d है। किसी आवेश रहित क्षेत्र में विद्युत विभव लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करता है, इसलिए डेल ई स्क्वायर फाई = 0 बता सकते हैं। कार्तिकीय निर्देशांकों में लिखेंगे तो इस डेल स्क्वायर पार्सल अवकलन डेल स्क्वायर फाई अपॉन dx² y और z इसके साथ 0 अपन लिख सकते हैं। और XY तल अक्षों के अनुदिश प्लेटों में सम्मिलित होने के कारण विभव का मान कैपिटल X तथा Y दिशा में परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए अपन पार्सली डेल अपॉन डेल x = डेल अपॉन डेल y = 0 लिख सकते हैं। और इससे समीकरण 1 और 2 अपन प्राप्त कर सकते हैं इंटीग्रेशन करने पे। Z = 0 पर स्थित प्लेट पर विभव का मान अगर phi = phi1 और C2 = phi1 का वैल्यू रखें तो C1 की वैल्यू निकल के आ सकती है। C1 और C2 का मान समीकरण अगर 2 में रख दिया जाए तो अपने को समीकरण 3 मिल जाती है। और इससे कम विभव वाली प्लेट से दूरी Z के अनुकोणुपाती होता है विभव, इसलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान समीकरण 4 के द्वारा अपन डिफाइन कर सकते हैं। अगर अपने पास दो समाक्षीय आवेशित बेलनों के मध्य विद्युत क्षेत्र निकालना जाए, उस केस के अंदर ये माने अपन ने यहाँ डायग्राम बताया है, और इस डायग्राम को देखो जैसा कि ये चित्र 13 करके बता रहे हैं अपन कि दो समाक्षित आवेशित बेलनों पर विचार कर रहे हैं जिनकी अक्ष z दिशा में तथा अंतर में बाहर बेलनों के त्रिज्याएं क्रमशः a और b हैं। इन बेलनों के विभव क्रमशः VA तथा VB हैं, और इस केस में अपन मान के चल रहे हैं कि VB इज ग्रेटर देन VA। तो बेलनीय निर्देशांकों को काम में लेके अपन इक्वेशन यहाँ लिखेंगे, और इससे सीमांत प्रतिबंधों को काम में लेके अपन VA माइनस VB की वैल्यू यहाँ निकालेंगे, और इनको सॉल्व करके अपन यहाँ A की वैल्यू B की वैल्यू निकाल के और विद्युत क्षेत्र की E की वैल्यू भी अपन निकाल सकते हैं। इसी तरह से दो आवेशी सकेंद्रीय गोलों के मध्य विद्युत क्षेत्र निकाला जाए तो उसको भी यहाँ मैंने यहाँ सॉल्व करके बताया हुआ है कि गोलीय निर्देशांकों को काम में लेंगे। चूँकि सकेंद्रीय गोलों में तो अपन ने तीनों तरह के निर्देशांक यहाँ काम में लिए हैं, और इसको निकाल के अपन विभव और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान अपन यहाँ निकाल सकते हैं। पाइसा जो समीकरण के बारे में एक क्वेश्चन सन 2019 में भी आया था, जैसे मैंने यहाँ डिफाइन किया है कि पाइसा समीकरण निकालने उपयोग करते हुए किन्हीं दो समावेशित प्लेटों के मध्य अंतराल में विभव तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है अपने को। जबकि प्लेटों की दूरी d है, उनके विभव का मान phi1 और phi2 है। तो जैसे पहला क्या है, यहाँ विभव दे दिया phi1 है phi2, इसी को सोल्व करेंगे, कार्तिकीय निर्देशांक काम में लिए हैं, और इनका सॉल्यूशन करके C1 C2 की वैल्यू निकाल के वो वैल्यू उसको रख के अपन ने phi और E की वैल्यू यहाँ निकाला है। अगर E और phi में अगर ग्राफ खींचें तो ये जैसा यहाँ मैंने ग्राफ बताया है, इस तरह से ग्राफ अपन डिफाइन कर सकते हैं। इसके अंदर ये जो टॉपिक अपन ने किया है छात्रों, तो इसके अंदर अपने को मैथमेटिक्स भी अपन ने काम में ली है काफ़ी। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे
तो इसको आसानी से आप इसको समझ सकते हो। आज के लिए इतना, अगले टॉपिक के लिए आपको दूसरी वीडियो में मैं आपको डिस्कस करूँगा।